दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, वो सच्ची घटना दरअसल दिल्ली के बसंत विहार कॉलोनी की है। इसी बसंत विहार कॉलोनी में एक जज साहब रहा करते थे, जिनकी उम्र तकरीबन 58 साल के आसपास होती है। लेकिन वो इस 58 साल की उम्र में भी एक ऐसा ख्वाब पाल लेते हैं दोस्तों, जिसके बारे में सुन कर के आप भी सोच में पड़ जाएँगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों ये कहानी दरअसल जो है दिल्ली के बसंत विहार कॉलोनी की है। उसमें एक जज साहब जिनकी उम्र तकरीबन 58 साल के आसपास होती है और उनके 2 बेटे भी होते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश यानी कि नौकरी के सिलसिले में वो अमेरिका में जा कर के सेटल हो जाते हैं। और जो उनकी बीवी होती है वो लंबी बीमारी के चलते काफ़ी टाइम पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती है। तो चूँकि अब वो जो जज साहब होते हैं वो अपने मकान में बहुत बड़ी हवेली में अकेले रहा करते थे और साथ में एक उनका नौकर भी उनके साथ में रहा करता था। और इसी तरीके से उनका कारोबार भी काफ़ी बड़ा था। 58 साल की उनकी उम्र थी, तो इसलिए जो है वो घर में अकेले थे, क्योंकि उनकी बीवी तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और दोनों बेटे उनके अमेरिका में थे। तो इसलिए वो नौकर के सहारे ही रहते थे। नौकर ही उनकी पूरी तीमारदारी करता था। हर एक चीज़ की देखभाल, खाना बनाना, सारी चीज़ें जो होती हैं घर की, वो सब जो है नौकर ही देखभाल करता था। लेकिन तभी अचानक से उनके दिमाग में ऐसे ऐसा ख़्याल आता है कि क्यों ना मैं इस उम्र में भी जो है शादी कर लूँ। और इस जो है जो उनका विचार होता है, इस विचार के बारे में जब वो अपने नौकर से यानी कि जो सोहन नाम का जो उनका नौकर होता है, जब उससे इस बारे में डिस्कस करते हैं तो उनका जो नौकर होता है वो भी कहीं न कहीं इस बात पर सहमत हो जाता है और कहता है कि साहब, अगर आप शादी कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ जाएँगे। क्योंकि आप अभी अकेले रहते हैं और आपको किसी जीवन साथी की तलाश है, जो जीवन साथी पा कर के आप हँसी-खुशी से अपनी ज़िंदगी की बाकी बचे दिन को भी अच्छी तरीके से काट सकते हैं। दोस्तों उसके बाद भी जज साहब जी कहीं कहीं न कहीं सोचते हैं कि जो है हमको शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद एक अच्छी औरत की तलाश शुरू हो जाती है और नौकर से भी जज साहब कहते हैं कि कहीं पर कोई अच्छी औरत मिले तो उसके बारे में हमको ज़रूर बताना। दोस्तों इस तरीके से जो है तलाश शुरू हो जाती है, वक्त गुजरता रहता है, समय का पहिया चलता रहता है और एक दिन ऐसा होता है कि एक औरत जो होती है वो बहुत ही अय्याश किस्म की होती है और वो उनके घर पर आती है भीख मांगने के लिए। पहले तो भीख माँगती है, उसके बाद में कहती है कि साहब, अगर हो सके तो आप मुझे अपने घर में नौकरी दे दीजिए या अपने कहीं भी किसी भी चीज़ में आप मुझे लगा लीजिए, क्योंकि मेरे पास पैसों की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों जब जज साहब उसको देखते हैं तो देखने के बाद कहीं न कहीं सोचते हैं कि शायद जो है इनको नौकरी दे देनी चाहिए, क्योंकि ये जज साहब भी नौकरी माँगने के लिए आती है। उसका नाम दरअसल सरला होता है और वो सरला एक ऐसी अय्याश किस्म की लड़की थी, एक ऐसी अय्याश किस्म की औरत थी कि वो किसी को भी अपनी मीठी-मीठी बातों से अपने जाल में फँसा सकती थी। उसके अंदर ये हुनर काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता था। दोस्तों उसी जो है मीठी-मीठी बातों को वो अपने जज साहब के सामने रखती है और जज साहब भी उसकी मीठी-मीठी बातों पर जो है आ जाते हैं और उसको अपने यहाँ नौकरानी के तौर पर रख लेते हैं। वो जो है पर डे उनके घर पर आती, झाड़ू पोछा करती, खाना-वाना बनाती, सारी चीज़ें जो नौकरानों लिए होती हैं, वो नौकरानी के पूरे काम को अंजाम दिया करती। इस तरीके से कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बीतने के बाद कहीं न कहीं जज साहब को ऐसा लगने लगता है कि शायद ये नौकरानी हमारे लिए बीवी के तौर पर बहुत ही अच्छी है और बहुत ही परफ़ेक्ट है। उसके बाद वो एक दिन अपने नौकर यानी कि जो उसका उनका जो नौकर होता है, वो उससे पूछते हैं सोहन से कि दरअसल ये जो नौकरानी है ये तुम्हें कैसी लगती है? तो दोस्तों उसके बाद वो नौकर ये बात कहता है अपने मालिक से, जज साहब से, कि दरअसल अगर इसको अपनी बीवी बना लेंगे तो फिर ये जो है बहुत ही अच्छी बात रहेगी और ये हमको भी बहुत अच्छी लगती है मालिक के रूप में, मालकिन के रूप में, और आप इसको अपनी बीवी बना लीजिए तो आपकी ज़िंदगियों में खुशियों की बहार आ जाएगी। उसके बाद जज साहब भी कहीं न कहीं सोचने लगते हैं कि शायद ये सही कह रहा है। उसके बाद जैसे ही अगले दिन वो आती है काम करने के लिए सरला, तो सरला से जज साहब कहते हैं कि दरअसल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर तरह की खुशियाँ दूँ, तो क्या तुम्हें ये बात मंज़ूर है? दोस्तों ये बात वो सुनने के बाद कहीं न कहीं अपने जो है थोड़ा बाहर से मुस्कुराती है और अंदर ही अंदर वो चीज़ जो है सोचने लगती है, क्योंकि वो जो है दरअसल फूले नहीं समा रही थी और सोचने लगती है कि वाक़ई में हमारी जो है ज़िंदगी किस तरीके से जो है बदलने वाली है और बिल्कुल हमारी ज़िंदगी एक चमकता सितारा बन गई है, क्योंकि कहाँ वो नौकरानी थी और कहाँ उसको एक जज साहब के बहुत ही बड़े घराने की मालकिन जो है बनना था।
दोस्तों वो तुरंत इस बात पर हाँ कर देती है और हाँ करने के बाद 2-4 दिन बीतते हैं। उसके बाद वो जज साहब उससे शादी कर लेते हैं और जज साहब कहीं न कहीं ये ख्वाब पालने लगते हैं कि अब ये हमारी बीवी है तो इसके साथ हमारी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से कट जाएगी। लेकिन दोस्तों 2-4 दिन बीतने के बाद शादी के 2-4 दिन बीतने के बाद वो जो है उनको जज साहब को ताना मारने लगती है और उनसे कहती है कि दरअसल आप हमारी रात की जो हमारी रातें हैं वो रंगीन नहीं हो पा रही हैं और आप हमारी किसी भी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों उसके बाद जज साहब भी उससे कहते हैं कि तुम्हें शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हमने तुमसे शादी क्यों की है, क्योंकि मेरी उम्र वैसे भी 58 साल के आसपास है और मैं तुमको अब जिस्मानी सुख बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें ये चीज़ पहले ही सोच लेनी चाहिए थी और मैंने तुमसे शादी सिर्फ जो है इसलिए की ताकि तुम मुझे आराम दे सको और मैं तुम्हें खुशियाँ दे सकूँ। उसके बदले में मैं तुम्हारी जो है हेल्प केवल पैसों से कर सकता हूँ, बल्कि जिस्मानी तौर से बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो बार-बार जो है ताना मारती थी इसी बात को लेकर के और इस जज साहब जो है ताना उनका जो है उस अपनी नौकरानी का ताना सुनते रहते थे और वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन तभी एक दिन ऐसा होता है कि जज साहब के जो छोटे भाई होते हैं, वो उनके पास एक दिन फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे घर पे 2-3 दिन के लिए टहलने के लिए आ जाइए तो आपका भी कुछ मन हल्का हो जाएगा। उसके बाद जज साहब भी कहीं न कहीं सोचते हैं कि शायद हमें वहाँ पर जा कर के टहल लेना चाहिए और कुछ हमारा मन भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि रोज़-रोज़ के ताने सुनकर वो अपनी बीवी के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि शायद हमें वहाँ पर जाना चाहिए। उसके बाद वो अपनी बीवी से बताते हैं ये बात कि हमारे छोटे भाई ने फ़ोन किया है, उनके यहाँ 2-3 दिन के लिए हमको जाना पड़ेगा। दोस्तों वो ये बात जज साहब की जैसे ही उनकी बीवी जो होती है सरला वो सुनती है, तो वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि आप जाओ तो हमारा कुछ काम बने, कुछ हमको जिस्मानी सुख मिले। उसके बाद जज जज साहब जैसे ही अपने छोटे भाई के यहाँ जो है निकल लेते हैं, निकलने के बाद वो तुरंत फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाने के बाद एक उसकी सहेली होती है, वो सहेली के पास फ़ोन करती है और अपनी ज़िंदगी की पूरी दास्तान उसको बताती है कि किस तरीके से वो जज साहब के रह रही है जज साहब के साथ में रह रही है, लेकिन उनसे उनको जो उसको जिस्मानी सुख बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद वो जो उनकी फ्रेंड्स होती है वो कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और तुमको जिस्मानी सुख तो मैं ऐसा दिलवाऊँगी कि जो है तुम सोच में पड़ जाओगी, लेकिन उसके बदले में उसके एवज़ में तुमको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद सरला कहती है कि पैसों की तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम सिर्फ़ हमें खुश करने की कोशिश करो। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है और उसके बाद वो एक अफ्रीकन मूल निवासी काले हबशी को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उसका जो है सरला का पूरा एड्रेस बताती है और एड्रेस बताने के बाद वो जो अफ्रीका का काला हबशी होता है, वो हबशी जा कर के उस सरला के मकान पर जा कर के बेल बजाता है और बेल बजाने के बाद जब वो सरला वो अपना दरवाज़ा खोलती है, तो खोलने के बाद देखती है कि एक 6 फीट का दानव राक्षस जैसा काला हबशी तगड़ा तंदुरुस्त जो होता है उसको देखती है, देख कर के वो चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसके साथ हमारी रात कैसे रंगीन होगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल दानव राक्षस जैसा है, वो तो पूरी तरीके से हमको नोच डालेगा। उसके बाद वो उसको अंदर ले जाती है और अंदर ले जाने के बाद उन दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन होता है, बातचीत होती है। फिर उसके बाद वो म्यूज़िक बजाती है और म्यूज़िक बजाने के बाद दोनों लोग शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद दोनों लोग उस म्यूज़िक के पर जो है खूब थिरकते हैं, खूब डांस करते हैं और उसी में जो है वो जो काला हबशी होता है वो उससे थोड़ा छेड़छाड़ करता है और छेड़छाड़ करने के दौरान उन दोनों के उत्तेजना सी पैदा हो जाती है और उसके बाद वो अपने कंधे पर उठा करके उसको बेडरूम में लेके जाता है और बेडरूम में ले जाने के बाद वो अपने भी कपड़े उतारता है और उसके भी कपड़े को उतार देता है और उसके बाद इतनी ज़ोरदार तरीके से वो नाजायज़ संबंध को बनाने लगता है कि उसकी आवाज़ कहीं न कहीं कमरे के बाहर जाने लगती है। लेकिन चूँकि वो लोग म्यूज़िक का वॉल्यूम इतना तेज़ कर देते हैं कि शायद वो आवाज़ बाहर ना जा पाए और इस तरीके से वो लोग गलत संबंध को दोस्तों स्थापित करते रहते हैं। इस तरीके से तकरीबन जो है आधा घंटा बीत जाता है। तो दोनों लोग जब पूरी तरीके से आपस में संबंध बना लेते हैं तो उसके बाद जो वो काला हबशी होता है अफ्रीका का, वो दोस्तों वहाँ से कमरे से बाहर निकलता है और निकलने के बाद वो उस औरत से पैसे लेता है और पैसे लेने के बाद बहुत ही आसानी से उनके घर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों इस तरीके से जो सरला होती है, सरला को कहीं न कहीं जो है उस काले अफ्रीकन हबशी की बहुत ही ज़्यादा बुरी लत लग जाती है और वो हर 2 से 3 दिन के अंदर उसके पास कॉल करती है और कॉल करने के बाद उसको अपने घर पर बुलाती और उसको जो है कुछ पैसे दे करके इस नाजायज़ काम को अपने साथ करवाती और इस तरीके से उसको बहुत ही ज़्यादा चरम सुख मिल रहा था। लेकिन शायद उसको भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक ना एक दिन इसका भांडा जो है ज़रूर फूटेगा और एक दिन ऐसा होता भी है कि कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी कि वो किसी भी माने पर उसका अफ्रीका के काले हबशी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। चाहे वो पति के सामने हो, चाहे वो पति की आँखों के जो पीछे हो।
दोस्तों इस तरीके से एक दिन ऐसा होता है कि दरअसल जो जज साहब होते हैं वो 2-3 घंटे के लिए शहर शहर में जाते हैं कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए। तो अपनी बीवी से कह करके जाते हैं कि दरअसल मैं शहर जा रहा हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए और अभी वापस आ जाऊँगा। दोस्तों वो जज साहब जैसे ही वहाँ से निकलते हैं वो तुरंत उस काले हफ्सी को फ़ोन कर देती है और काला हफ्सी 10 मिनट के अंदर ही उसके घर पर दस्तक देता है। और दस्तक देने के बाद वो लोग जो है जल्दी-जल्दी में जो मेन गेट होता है घर का, वो बंद करना भूल जाते हैं और उसके बाद कमरे में चले जाते हैं और कमरे में जाने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद करके वो दोनों लोग फिर से गलत जो है संबंध स्थापित करते हैं आपस में एक-दूसरे से। और इस तरीके से जो है खूब मौज-मस्ती करते हैं। मौज-मस्ती करने के बाद दोस्तों वो लोग मौज-मस्ती कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से जो जज साहब होते हैं, वो सामान खरीद करके वो आ जाते हैं वापस और देखते हैं कि बाहर का जो मेन गेट है वो जो है खुला पड़ा हुआ है। उसके बाद वो कहीं न कहीं सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये गेट कैसे खुला हुआ है। फिर वो घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि दरअसल जो मेन कमरे का दरवाज़ा है वो अंदर से बंद है। उसके बाद वो दरवाज़े को खड़बड़ाते हैं और जब दरवाज़े को पीटते हैं तो अंदर जो दोनों लोग होते हैं वो जो सरला होती है वो कहीं न कहीं सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वो इस दरवाज़े पर कौन हो सकता है। और वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उ उन उन लोगों के जो है चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो काला हफ्सी भी सोच में पड़ जाता है कि आज शायद हमारी शामत आने वाली है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सरला उठ करके उस दरवाज़े को खोलती है, तो जज साहब चूँकि सामने होते हैं, तो जैसे ही वो अपने पति को सामने पाती है और उसके बाद जज साहब की नज़र डायरेक्ट उस काले हफ्सी के ऊपर पड़ती है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते हैं और शोर मचाने के बाद जो अड़ोस-पड़ोस के लोग होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं में से कोई जो है पुलिस को फ़ोन कर देता है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद दोस्तों उन दोनों को गिरफ़्तार करके वहाँ से ले जाती है थाने। और थाने में ले जाने के बाद दोस्तों जब उनकी खूब ज़्यादा पिटाई होती है, तो पिटाई होने के बाद दोस्तों जो उन लोगों की रातें रंगीन होती हैं, जो रंगरेलियाँ उन्होंने आपस में मनाई थी, वो पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी दास्तान वो पुलिस के सामने रख देती है। और दोस्तों रखने के बाद जो है वो जो कहीं न कहीं अफ्रीका का काला हबशी होता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और जो सरला होती है, उसको भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब कहीं न कहीं वहाँ थाने में मौजूद कुछ लोग जो होते हैं, जो इस वीडियो को पूरा क्या अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद उसको सोशल मीडिया पर प्लेटफ़ॉर्म पर डाल देते हैं और वो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है। वायरल होने के बाद कहीं न कहीं लोगों की ज़ुबान पर जो है ये बात आ गई थी कि जज साहब की पत्नी आखिरकार इतना गंदा और इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है और उनको इस तरीके का धोखा कैसे दे सकती है। दोस्तों ये कहानी दरअसल यहीं पर ख़त्म हो जाती है और इस कहानी के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार किसकी गलती थी और किसकी नहीं थी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएँ सुन करके आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।